हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36 अनिरुद्ध फॉट विथ हिज फैमिली फॉर आरुषि। आरुषि बेहोश हो गई थी और उसका शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। अनिरुद्ध आरुषि को बाहों में उठाकर कमरे में एंटर करता है। उसके साथ कुछ सर्वेंट भी कमरे में पहुंचते हैं। आरुषि की मदद के लिए एक फीमेल सर्वेंट अलमारी से कपड़े निकालती है और अनिरुद्ध से कहती है, सर हमें तुरंत दिन के कपड़े चेंज करने चाहिए वरना ये बीमार पड़ जाएगी। अनिरुद्ध आरुषि को बाहों में लेकर वॉशरूम में पहुंचता है जहां पर दो फीमेल सर्वेंट आरुषि को संभालती है। अनिरुद्ध कमरे में वापस आता है और वह रूम में हीटर ऑन कर देता है ताकि कमरा गर्म हो जाए जिससे आरुषि को राहत मिले। वहीं दूसरी तरफ एक सर्वेंट गर्म सूप लेकर कमरे में आता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, यह आरुषि जी के लिए मैं सूप लेकर आया हूँ, वह थोड़ा सा बेहतर फील कर तो इन्हें पिला देना। अनिरुद्ध उस सर्वेंट से आरुषि के बारे में पूछता है और वह सर्वेंट पहले तो थोड़ा घबराता है लेकिन बाद में एक एक हकीकत को बयां करता है जो पिछले 5 दिन में आरुषि के साथ हुई थी। अनिरुद्ध को जब ये पता चलता है कि उसकी एब्सेंट में उसके खुद के घर वालों ने आरुषि के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, अनिरुद्ध को पहले तो विश्वास नहीं होता कि आरुषि के साथ इतना गलत हो रहा था और उसकी मां ने कोई रिएक्शन नहीं दिया बल्कि वह खुद इसमें शामिल हो गई। उसे आरुषि के साथ हुए टॉर्चर के बारे में सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है। उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आता है। वह कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक फीमेल सर्वेंट अनिरुद्ध के पास आकर कहती है, हमने उनके कपड़े बदल दिए हैं और उनके बालों को भी अच्छे से सूख दिया है। उनका शरीर अभी भी बहुत ठंडा है, उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है। अनिरुद्ध को जवाब चाहिए था कि आरुषि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, लेकिन फिलहाल उसके लिए इस समय आरुषि से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। इसलिए अनिरुद्ध वॉशरूम में जाता है, आरुषि को अपनी बाहों में उठाता है और उसे कमरे में लाकर बेड पर सुलाता है और उसके शरीर को कंबल से ढक देता है। अनिरुद्ध का इशारा पाकर वह सभी सर्वेंट कमरे से बाहर चले जाते हैं। अनिरुद्ध आरुषि के सहारे बैठता है और उसके हाथों को पकड़कर सहलाता है। वह बहुत ही मासूमियत से आरुषि की तरफ देख रहा है। आरुषि की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। आरुषि के माथे पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए अनिरुद्ध कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। दादी होती तो शायद ये सब नहीं होता और मुझ तक भी तुम्हारे बारे में हर बात झूठी कही गई। मैं 5 दिनों घर से दूर था तो उन्होंने तुम्हारी हालत ऐसी कर दी। अगर मैं और 5 दिन के बाद आता तो पता नहीं कि क्या करते। गुस्से से इन्होंने अच्छा नहीं किया। भले ही मेरा परिवार है लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे शादी एक बदले के लिए हुई हो, चाहे इस रिश्ते में मेरे और तुम्हारे बीच में कोई प्यार हो ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक एक से हिसाब लेना है मुझे। जिस तरह से जब अनिरुद्ध बीमार हुआ था तो आरुषि ने उसका ख्याल रखा था, आज बिल्कुल उसी तरह से अनिरुद्ध आरुषि का ख्याल रख रहा है। आरुषि को होश तो आया था लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध ने उसे सूप पिला दिया था। जब अनिरुद्ध को लगा कि आरुषि का तापमान सही हो गया है और अब वह बेहतर महसूस कर रही है, उसके बाद अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह आरुषि अनिरुद्ध की बाहों में लिपट कर सो रही है, बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह। उसने अपने हाथों से अनिरुद्ध को टाइट पकड़ा हुआ था। धीमे धीमे आरुषि अपनी आंखें खोलती है और वह अनिरुद्ध को महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है कि यह उसका एक सपना है। आरुषि, धीमी आवाज में, मुझे सपने में अनिरुद्ध फिर से क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसकी बाहों में सोई हुई हूँ। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा है और उसके शरीर की गर्माहट को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ। मेरे हाथ उसके चेस्ट पर है और उसने मुझे कमर से पकड़ रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में मैं अनिरुद्ध की बाहों में हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ एक सपना है, बिल्कुल उसे दिन की तरह जब मैंने देखा था कि अनिरुद्ध मेरे करीब है और उसके बाद वह मुझे अपनी बाहों में लेता है और मुझे चूमने लगता है और मैं भी अनिरुद्ध को चूमने लगती हूँ। वह बड़ा अजीब सपना था, लेकिन यह वाला सपना मेरा टूट क्यों नहीं रहा? ये पकड़ और भी ज्यादा मजबूत क्यों होती जा रही है? क्या मैं उसे याद कर रही हूँ? लेकिन मैं उसे याद क्यों करूंगी? अपनी बात कहते कहते आरुषि फिर से गहरी नींद में चली जाती
है, लेकिन अनिरुद्ध जगा हुआ था। वह बस आरुषि को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। वह आरुषि से दूर नहीं जाना चाहता था, और जब अनिरुद्ध ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। भले ही जब वह इस घर से गया था तो उसके और आरुषि के बीच में एक मनमुटाव था। वह आरुषि पर बहुत गुस्सा था और वह जाते वक्त भी आरुषि से झगड़ कर ही गया था, लेकिन अब जो वह सुन रहा है कि कैसे उसके जाने के बाद आरुषि को उसके सपने आ रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं आरुषि उसकी कमी को महसूस कर रही है, यह एक अलग फीलिंग है जिससे अनिरुद्ध समझ तो नहीं पा रहा, लेकिन आरुषि की बातें उसे इमोशनल कर रही है, उसे एक अलग एहसास दिला रही है कि जैसे कोई है जिसका आरुषि इंतजार कर रही थी और जिसका अनिरुद्ध भी इंतजार कर रहा था कि कब वो आरुषि से मिले। तारांकन। आज पूरी राणा विला में सन्नाटा छाया हुआ था। मधु देवी, माया, रोहित और आर्यन हाल में थे और इंतजार कर रहे थे अनिरुद्ध के आने का। उन्हें इतना तो पता था कि जो कुछ कल रात हुआ है उसके बारे में बात जरूर होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अनिरुद्ध का रिएक्शन क्या होगा। और सबसे ज्यादा माया घबरा रही थी, क्योंकि वही तो थी जिसे आरुषि को घर से बाहर निकाल दिया था। माया घबराते हुए मधु देवी के पास जाकर कहती है, माँ आप संभाल लेगी ना, आपने कुछ सोचा है ना? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जैसे ही मुझे ये सूचना मिली कि भैया ने सभी को हाल में बुलाया है, मैं बता नहीं सकती, मैं खड़ी खड़ी पसीना हो गई थी। वह मैं ही तो थी जिसे आरुषि को घर से बाहर किया था। पक्का उसने सारी बात भैया को बता दी होगी कि इन 5 दिनों में हमने से कितना परेशान किया। आर्यन। अग्रेसिव टोन। दीदी आप फालतू में ही परेशान हो रही हैं। आपको क्या लगता है अगर उसे आरुषि ने ये सब बातें भैया को बताई होगी तो क्या वह तुरंत विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह उसे लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने पक्का हमसे ये कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किया है कि आरुषि के साथ कुछ ऐसा हुआ है या नहीं, और हम भी तैयार हैं। आरुषि की हर बात को हम पूरी तरह से काट देंगे। कह दूंगा मैं कि उन्होंने मुझे फिर से उसे एक्सीडेंट के बारे में बात करने की कोशिश की थी और मैं ट्रिगर हो गया और आ गया मुझे गुस्सा। और माँ के साथ चिंता मत करो दीदी, उसे लड़की पर भैया बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आर्यन बात कर ही रहा था कि अचानक से वह चुप हो जाता है जब वह देखता है कि अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर हाल में पहुंचता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अनिरुद्ध आरुषि को सोफे पर बैठाते हुए कहता है, तुम आराम से यहाँ बैठो और जब तक मैं ना कहूँ उठाना मत। आरुषि हाँ मैं गर्दन हिला देती है। अनिरुद्ध की पहली नजर आर्यन पर जाती है। आर्यन अनिरुद्ध की गुस्सेल नजरों से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर वह एक आत्मविश्वास लाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। मधु देवी जैसे ही अनिरुद्ध से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध मधु देवी को इग्नोर करते हुए आर्यन की तरफ गुस्से से बढ़ता है। अनिरुद्ध आर्यन के पास पहुंचता है। आर्यन घबराते, भैया मैं जानता हूं कि इसने आरुषि की तरफ इशारा करते हुए आपको बहुत कुछ गलत बोला होगा, लेकिन इसकी बातों पर यकीन मत करना, यह एक नंबर की। आर्यन आगे कुछ कहता तभी अनिरुद्ध गुस्से से आर्यन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज होती है कि वह पूरे हॉल में गूंजती है। आरुषि, माया, मधु देवी, रोहित सभी हैरान रह जाते हैं। आरुषि तो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वह अपनी सीट छूट जाती है। मधु देवी अनिरुद्ध के पास पहुंचकर उसे आर्यन से दूर करते हुए कहती है, तू ये क्या कर रहा है? तूने आर्यन पर हाथ उठाया। अनिरुद्ध गुस्से से मधु देवी की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैंने इस पर हाथ उठाया है क्योंकि ये डिजर्व करता है। इसके हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की? इसके हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऊंची आवाज में बात करने की? माया आगे बढ़ते हुए अनिरुद्ध से कहती है, तो अब आप अपनी पत्नी के लिए, जिसे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसके लिए अपने छोटे भाई बहन पर हाथ उठाएंगे पूरे बात जाने बिना? मैं माया आगे कुछ कहती तभी अनिरुद्ध गुस्से से माया की तरफ आगे बढ़ता है। माया अपने कदम पीछे कर लेती है। अनिरुद्ध वहीं रुक जाता है और माया को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम तो अपनी जुबान पर अभी लगाम लगा के रखो। मेरे सामने फिर इस ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, नहीं और ना ही आरुषि से। तुमने आरुषि को घर से बाहर निकाल, वह 3 घंटे से बारिश में भीगती रही। उसकी इतनी हालत बुरी हो गई थी कि वह बेहोश हो गई थी। अगर मैं नहीं आता तो वह वहां भीगती रहती। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे थे? आरुषि की मौत का क्यों? बारिश में भीगकर ठंड में ठिठुर कर मर जाए। माया घबराते हुए, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो
अनिरुद्ध एग्रेसिवली माया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके बाजू को कसकर पकड़कर उसे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, बोलो तो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरुषि को घर से बाहर निकालने की, और तुम होती कौन से घर से बाहर निकलने वाली। सही मायने में देखा जाए तो ये घर आरुषि का है। तुम्हारा अब ये घर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारा असली घर वह है जहाँ से तुम्हारा पति रहता है, लेकिन तुमने तो अपने पति को भी अपने साथ इस घर में रख लिया है, और हिम्मत तो देखो, मेरे पत्नी को बाहर निकल रही हो। माया हैरान होते हुए अनिरुद्ध को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो अनिरुद्ध कह रहा है। माया आंखों में आंसू, क्या कहा आपने, यह मेरा घर नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी आ गई है तो अब यह मेरा घर नहीं, अभी आपकी पत्नी का घर हो गया है। अनिरुद्ध गुस्से से, सच तो यही है ना माया, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। तुम यहाँ रहती हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा बिहेवियर करोगी तो वह दिन जल्द नहीं जब मैं तुम्हें तुम्हारा असली घर भेजने में वक्त नहीं लगाऊंगा। इस बार तो तुमने कर दिया, लेकिन आइंदा तुमने मेरी पत्नी से इस आवाज में, इस टोन में और इस बदतमीजी से बात की तो फिर मुझे भी वक्त नहीं लगेगा इस घर से तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें तुम्हारे पति के साथ दिल्ली भिजवाने का, जहां तुम्हारा असली घर है। चिल्लाकर अनिरुद्ध फिर से आर्यन की तरफ गुस्से से आगे बढ़ता है। मधु देवी आर्यन के आगे खड़े हो जाती है, क्योंकि वह देख रही थी कि समय अनिरुद्ध में कितना गुस्सा है और वह आरुषि के लिए आज अपने ही परिवार से लड़ रहा है। अनिरुद्ध गुस्से से मधु देवी की तरफ देखते हुए कहता है, माँ आप सामने से हट जाए, मुझे इससे जवाब चाहिए कि इसकी इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि यह जानते हुए भी कि आरुषि मेरी पत्नी है, इसकी भाभी लगती है और इस घर की बड़ी बहू है, उसके बावजूद इसने उससे इतने गंदे शब्दों में बात की, उसका हाथ पकड़ा जो उसके हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा सामने से हटे, चिल्लाते हुए अनिरुद्ध के गुस्से के कारण घबराते हुए मधु देवी सामने से हट जाती है। अनिरुद्ध एग्रेसिवली आर्यन की कॉलर को पकड़कर उससे कहता है, बता तेरी कैसी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा, उससे ऐसी गंदी बातें कही, उसे पर इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया। मैं तेरी हर गलती को माफ किया है, लेकिन इस गलती को नहीं। मैं ये किसी को हक नहीं देता कि कोई मेरी पत्नी के साथ इस तरह बात करे। आरुषि की आंखों में आंसू आ गए थे। जिस तरह से अनिरुद्ध आज अपने घर वालों के सामने उसके लिए लड़ रहा था, उसका पक्ष ले रहा था, पिछले 5 दिनों में जो उसका साथ बुरा बर्ताव किया गया, आज उसकी लड़ाई वह लड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान से वह डरती थी, जिस हमेशा अनिरुद्ध के लिए लगता था कि इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, आज वही इंसान उसके आगे ढाल बनकर खड़ा है, उसके लिए लड़ रहा है खुद ही के परिवार से। Episode 37 Something has started changing in Arushi. अनिरुद्ध आरुषि के पास पहुंचता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर वह अपने घर वालों से कहता है, आज आप सब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इस लड़की से जरूर मेरी शादी एक बदले के लिए हुई थी, लेकिन अब ये लड़की मेरी पत्नी है। पूरे रीति रिवाज से इसी घर के इसी हाल में मैंने इसके साथ साथ तेरे लिए थे। ये पत्नी है मेरी, राणा खानदान की बड़ी बहू है। अनिरुद्ध राणा की पत्नी है और इस घर का मान सम्मान है, यह मेरी इज्जत है। मुझे नहीं पता कि आपको इससे कितनी नफरत है या फिर आप इसे क्या समझते हैं, लेकिन अब इसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है, इसलिए इसकी वही हैसियत है जो आज अनिरुद्ध राणा की है। इसलिए आइंदा आरुषि ऊंची आवाज में बात करने से पहले या बदतमीजी करने से पहले यह जरूर सोच लेना कि इसका पति कौन है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दिमाग सनक गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी नहीं जानता। आप मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आरुषि भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे मजबूर मत करना कि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करूँ जहाँ पर दोनों तरफ से हार मेरी हो। अगर आप चाहते हैं कि इस घर में सुख शांति रहे तो सभी लोग तमीज से रहे। तारांकन आज जो घर में तमाशा हुआ, उसके बाद घर में एक सन्नाटा सा छा गया था। किसी के बीच में कोई बात नहीं हुई। आज पहली बार अनिरुद्ध भी अपने परिवार से इस तरह से लड़ा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसे भी ठेस पहुंची। जिस तरह से वह माया पर चिल्लाया, उसे अपने घर से जाने के लिए धमकी दी,
उसने आर्यन पर पहली बार हाथ उठाया और अपनी माँ पर भी गुस्सा किया। भले उसका बिहेवियर हमेशा कोल्ड और रूड रहा है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिस पर उसने अपने परिवार पर ही इतना गुस्सा किया हो। लेकिन आज आरुषि के लिए उसने ये कदम उठाया। आरुषि खिड़की के किनारे खड़े चांद की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज मैं पूरी तरह से हैरान रह गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा जो सुबह हुआ वह क्या था। एक इंसान जिसके लिए मैं हमेशा ये सोचती थी कि उसे बुरा कोई नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ तकलीफ देना चाहता है। उसे इंसान के पास दिल नहीं है। इस इंसान ने मेरे लिए अपने परिवार से लड़ाई की, हर एक शख्स के साथ झगड़ा किया, गुस्सा किया मेरे कारण। लेकिन क्यों वह तो मुझे इतनी नफरत करता है ना, तो फिर मेरे लिए वह अपने परिवार से कैसे लड़ सकता है। आज उसने आर्यन माया अपनी मम्मी को जवाब दे दिया। आज जिस तरह से उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे प्रोटेक्ट किया, सभी को चेतावनी दी, पता नहीं मुझे इमोशनल कर दिया। मैं हमेशा से अपनी जिंदगी में एक मर्द चाहती थी जो मुझे सलामत रखे, जिसके सहारे मैं हमेशा अपने आप को सेफ फील करूं। जो फीलिंग मुझे कभी अपने पिता से नहीं आई। मुझे हमेशा लगता था कि वह दिन मेरे लिए सुशांत करेगा, लेकिन आज वो अनिरुद्ध ने कर दिया। मेरे साथ जो हुआ उस सच में उसे बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरे कारण उसे इतना दर्द हुआ है कि अपने परिवार से झगड़ गया, और ऐसे बड़े बड़े बातें रहती तो शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आखिर क्यों इमोशनल। और उसकी कुछ शब्द कि यह लड़की मेरी इज्जत है, मेरे घर की इज्जत है, यह मेरी पत्नी है। लेकिन पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में उसके कुछ लगती हूँ। वह सच में मुझे अपनी पत्नी मानता है। पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में मेरा पति है। उसने कहा कि मेरी हैसियत इस घर में उसकी बराबर है। उसने अपने बराबर मुझे दर्जा दे दिया। इन 5 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि उसने तो मेरे साथ कभी कुछ कितना गलत किया ही नहीं। वह धमकी जरूर देता था, लेकिन कुछ करता नहीं था। शादी के पहले ही रात मेरी मना करने पर उसने मुझे छुआ नहीं। मुझे नहीं पता कि अनिरुद्ध कैसा है, लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ जैसे इस रिश्ते का कोई महत्व है। आंखों में आंसू। आज जिस तरह से अनिरुद्ध ने आरुषि का साथ दिया, उसके लिए स्टैंड लिया, उसे कहीं ना कहीं आरुषि के दिल में अनिरुद्ध के लिए कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ बदला है। आरुषि अपने ख्यालों में थी, तभी अनिरुद्ध कमरे में एंटर होता है। उसकी आहट से आरुषि अनिरुद्ध की तरफ पलटती है। दोनों की आंखें मिलती और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को बस एकटक देखे ही जा रहे थे। आरुषि अनिरुद्ध से बात करना चाहती थी और अनिरुद्ध भी आरुषि से, लेकिन दोनों हिचकिचा रहे थे। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है। आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अनिरुद्ध, तुम अब तक सोई नहीं? आरुषि हिचकी चाहते हुए, मैं बस सोने ही जा रही थी। अनिरुद्ध पलट कर जाने लगता है, तभी आरुषि उसे रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, हाँ बोलो। आरुषि अनिरुद्ध का धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी, और तभी बात को टालते हुए वह बेड की तरफ आगे बढ़ती है और अनिरुद्ध की बेड की साइड पर से अपनी बुक्स को उठाते हुए कहती है, वह मैं ये बोल रही थी कि पहले मैं अपने बुक्स उठाकर बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद तुम आराम से सो जाना। अनिरुद्ध, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपनी किताबों को ही पढ़े रहने दो। वैसे भी मैं कुछ काम के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तो वही सो जाऊंगा। तुम आराम से सो जाओ, मैं बस यही बताने आया था और अपनी फाइल्स लेने आया था। अनिरुद्ध कमरे से चला जाता है। आरुषि हैरान रह जाती है। उसे ऐसे लगता है कि उसे दिन जो आरुषि ने अनिरुद्ध पर इल्जाम लगाए थे कि वह उसके शरीर को पाना चाहता है, उससे अनिरुद्ध को इतना हट हुआ है कि वह रात में आरुषि के साथ एक कमरे में सोना भी नहीं चाहता। आरुषि, ये सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसे दिन में थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, लेकिन ऐसे हर रोज कमरे से जाएगा क्या? 1 मिनट, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? सही तो है, मैं इस कमरे में सोगी आराम से। आरुषि बेड पर लेट जाती है, लेकिन तुरंत ही खड़ी हो जाती है। वह थोड़ी बेचैन हो रही थी, शायद जो बदला है उसके कारण। आरुषि, ऐसे कैसे मैं इस कमरे में सो सकती हूँ? उसी दिन जब अनिरुद्ध स्टडी रूम में गया था तो माया नहीं सबके सामने सवाल कर दिया था। अब दोबारा ऐसी बातें उठेंगे तो अनिरुद्ध को ही फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं। वैसे भी यह उसका कमरा है, मेरे कारण वह हर रोज स्टडी रूम में क्यों सोए? मुझे उसे बोलना चाहिए कि वह किसी कमरे में सो जाए, और अगर अपना काम करना चाहता है तो करता रहे। आरुषि अब खुद चाह रही थी कमरे में जाकर उसके सोए।
और इसलिए उसने पहले ही एक बहाना तैयार कर लिया अपने रीजन को जस्टिफाई करने के लिए। हिचकिचाते हुए आरुषि स्टडी रूम पहुंचती है जिसका दरवाजा लगा हुआ था और वो बेल प्रेस करती है। अनिरुद्ध अपना काम कर रहा था, वह उठकर स्क्रीन पर आकर देखता है तो सामने आरुषि खड़ी है। आरुषि को देखकर अनिरुद्ध बहुत खुश होता है। हालांकि आज सच में वह काम के कारण ही आया था, लेकिन वह समझ गया था कि आरुषि को लग रहा है कि वह नाराज है अभी भी, और अनिरुद्ध अब इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वह आरुषि की अटेंशन चाहता था और जो उसे अब आरुषि दे रही थी। आरुषि बेल प्रेस करती है। अनिरुद्ध कुछ देर तो खड़ा रहता है और उसके बाद दरवाजा खोलता है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि चौंक जाती है और वह थोड़ा सा ऑकवर्ड कर रही थी कि उसे कैसे कहें। अनिरुद्ध, हाँ बोलो, प्रूव टोन। आरुषि, मैं ये कहने आई थी कि तुम रात भर काम करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दूं, चाय, ब्लैक कॉफी, कुछ। आरुषि कसने तो कुछ और आई थी लेकिन अनिरुद्ध को देखकर नहीं कहा पाई। अनिरुद्ध, कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब कि मैं कॉल कर दूंगा सर्वेंट को। जो भी मुझे चाहिए होगा वह स्टडी रूम तक आ जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। वैसे तुम्हें अचानक से मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? आरुषि, नर्वस बिल्कुल नहीं, भला मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? वह तो बस मैं किचन में जा रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लाकर दे दूंगी। अनिरुद्ध एक दरवाजे को बंद करते हुए कहता है। आरुषि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता कभी नहीं हो सकती। आरुषि, ठीक है। आरुषि मुड़कर जाने लगती है। आरुषि को जाते हुए देखकर अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, मत जाओ ना आरुषि, कह दो एक बार। क्या? अनिरुद्ध, काम छोड़ो, जाकर सो जाओ, लेकिन नहीं कहेगी। वहीं दूसरी तरफ आरुषि अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे जाते हुए कहती है, सिर्फ इतना ही तो कहना था कि अनिरुद्ध कमरे में आकर काम कर लो, ये सही नहीं है। लेकिन नहीं कह पाए। एक तो उसका कोई भरोसा नहीं है, ना कब गुस्से में आ जाए। आरुषि एकदम से रुक आती है। अनिरुद्ध ये देखकर थोड़ा सा एक्साइट होता है। आरुषि गहरी सांस लेती है और फिर से अनिरुद्ध के पास पहुंचकर कहती है, कमरे में आकर काम कर लो और सो भी जाना। मेरा मतलब यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम जानते हो ना उसी दिन कैसी बात बन गई थी। मैं नहीं चाहती कि फालतू ऐसी बात बने और फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है अगर तुम यहाँ सो गए तो। आरुषि ने एक सांस में पूरी बात कह दी थी और अनिरुद्ध जो सुनना चाहता था उसने सुन लिया था। वह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर उसने कोई खुशी के भाव नहीं आने दिए। एक रफ आवाज में वह कहता है, हाँ तुम्हें ठीक कहा, उसी दिन मैंने ऐसी बात बना ली थी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता चाहिए कमरे के अंदर पति पत्नी वाला ना हो, लेकिन बाहर इसके बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। आरुषि सर हिलाकर जल्दी से कमरे में पहुंचती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, बोल दिया मैंने, फाइनली बोल दिया मैंने। कितना मुश्किल था, पहली बार उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मतलब वैसे भी उसे फेस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज तो बड़ा शांत था। वह आ रहा है, अब वो इसी कमरे में सोएगा। वैसे मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वह उधर परेशान। अनिरुद्ध के कदमों की आवाज आती है और उसे तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिरुद्ध कमरे में पहुंचता है। फाइल्स को टेबल पर रखकर आरुषि की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या बात है, इतना जल्दी सो भी गई? पैसे मुझे अच्छा लगा, शायरी से एहसास हुआ, या फिर ऐसे ही बुलाने आ गई? जो भी हो, यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अनिरुद्ध सोफे पर बैठता है और अपना काम करना शुरू करता है। सामने बेड पर लेटी हूँ आरुषि उसे साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस समय वह अपने काम में पूरा फोकस था। वही आरुषि चुप चुप कर अपनी आंखें खोलकर अनिरुद्ध को देखते हैं। वह सच में काम कर रहा था। आरुषि अनिरुद्ध को देखते हुए मासूम टोन में कहती है, आज इतना क्यों देख रही हूँ? ठीक है, इसने आज अपने घर वालों के सामने मेरा पक्ष लिया, मेरे साथ खड़ा रहा। एपिसोड 38, अनिरुद्ध आरुषि's रोमांटिक मोमेंट्स। अगली सुबह आरुषि नींद से जगाती है और वह फिर से अपने आप को अनिरुद्ध की बाहों में पाती है। अनिरुद्ध ने आरुषि को अपनी बाहों में कसकर पड़ा हुआ है। आरुषि अपने मन में, यह क्या है? यह मुझे फिर से पढ़कर क्यों सो रहा है? यह ऐसी हरकत क्यों करता है? ये कोई छोटा बच्चा है? मैंने इसे सिर्फ इतना कहा था कि कमरे में आकर काम कर ले और यहीं पर सो जाए। यह नहीं कहा था कि मुझे फिर से ऐसे पकड़ कर सोई।
आरुषि अनिरुद्ध की बाहों से उठने की कोशिश करने लगती है। वह एक हाथ अनिरुद्ध का अपनी कमर से हटाती है और जैसे ही वह थोड़ा सा ऊपर उठती है उसकी निगाहें अनिरुद्ध के चेहरे पर अटक जाती है। आज ऐसा पहली बार हो रहा था जब आरुषि अनिरुद्ध को इतने करीब से एक इनोसेंट इमोशन से देख रही थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं, कोई नाराजगी नहीं, वह बस उसे एडमायर कर रही थी क्योंकि कल की बात आरुषि के दिल में कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के लिए एक जगह बन गई है। उसके दिल ने इतना तो मान लिया है कि अनिरुद्ध उसके लिए इतना बुरा नहीं है जितना वह समझती थी। आरुषि अनिरुद्ध को देखते हुए उसके कहे हुए शब्द, आरुषि मेरी पत्नी है, इसकी मेरे बराबर हैसियत है, यह मेरी इज्जत है, इस घर की इज्जत है, आरुषि के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। अनिरुद्ध को देखते हुए वह अपने मन में कहती है, पता नहीं क्या बदला है लेकिन अचानक से यह आदमी मुझे अब उतना बुरा नहीं लग रहा है, इससे अब डर नहीं लग रहा है जिससे मैं अपना भक्षक समझती थी, ये तो मेरा रक्षक निकल गया। मैं जानती हूँ कि यह बदला नहीं है, ये वही पुराना अनिरुद्ध है, लेकिन फिर भी कल जिस तरह से इसलिए मुझे प्रोटेक्ट किया मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और उसकी वह बातें जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई है कि क्या सच में यह मुझे इतना सम्मान देता है कि मेरे लिए अपने पूरे घर वालों से लड़ गया। ऐसे लग रहा है इसके दो रूप है, एक डेविल का और एक एंजल का, जो डेविल के पीछे छुपी हुई है लेकिन है जरूर। आरुषि अनिरुद्ध को देखते हुए उसे एडमायर कर रही थी। तभी अनिरुद्ध का एक हाथ हल्का सा मूव होता है और आरुषि को लगता है कि अनिरुद्ध नींद से जाग गया है। अब वह अनिरुद्ध के इतने करीब थी और अगर अनिरुद्ध उसे देख लेता कुछ ना कुछ बातें जरूर होती, इसलिए आरुषि तुरंत अनिरुद्ध से पीछे हटती है और जैसे ही वह जाने के लिए आगे सकती है अनिरुद्ध एकदम से उठता है, आरुषि के कमर में हाथ डालकर उसे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अपने दोनों हाथों से वह आरुषि के हाथों को इंटरलॉक कर लेता है। आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन आज वह डर नहीं रही थी अपने आप को, अनिरुद्ध से खुद को बचा नहीं रही थी, अनिरुद्ध को धक्का नहीं दे रही थी, लेकिन वह इतनी करीबी से नर्वस हो रही थी। अनिरुद्ध आरुषि की आंखों में देखते हुए फ्लटी टोन में कहता है, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घर क्यों रही थी? आज से पहले तो तुमने मुझे इतने गौर से इतने करीब से कभी नहीं देखा, फिर आज क्या हुआ? अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि हैरान रह जाती है कि उसे कैसे पता वह सोया हुआ था, और अगर वह जाग भी रहा था तो उसकी आंखें बंद थी, तो उसे कैसे पता कि आरुषि उसके कितने करीब है? अनिरुद्ध की बात को टालते हुए आरुषि कहती है, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं उठने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें नहीं देख रही थी, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां होती है, भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, आरुषि मुझे आंखें खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खुशबू से ही एहसास हो जाता है कि तुम मेरे कितने करीब हो, एक तो तुम्हारी यह सुगंध और ऊपर से तुम्हारी सांसें जो मेरे होठों को छू रही थी, जिससे मुझे साफ पता चल रहा था कि आरुषि मेरे बहुत करीब है। आरुषि नर्वस, वो वह मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, वह तो मेरी साड़ी तुम्हारा कमर के नीचे थी जिसे मैं निकाल रही थी, और मेरा मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे की तरफ था, तो तुम ऐसा लगा होगा, भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर उंगली फिराते हुए एक सेडक्टिव टोन में कहता है, आरुषि तुम तो मुझे नींद में भी देख रही हो, मेरा मतलब कि मेरे सपने देख रहे हो, और सपने भी कोई नॉर्मल सपने नहीं, बहुत ही हसीन सपने। वैसे तुम्हारे सपने में हम दोनों इन दूसरे को किस कर रहे थे, तो सपने में शुरुआत किसने की थी? अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि और ज्यादा नर्वस हो जाती है कि यह सपने वाली बात उसे कैसे पता चले, और वह भी एक सेप जो उसने एक्सेट अनिरुद्ध के बारे में देखा था। हड़बड़ाते हुए वह कहती है, क्या बोल रहे हो? कौन सा सपना और किस तरह की बातें कर रहे हो? अनिरुद्ध हटो, सुबह हो रही है, मुझे नहा धोकर कॉलेज भी जाना है, तुम्हारी फालतू बातों का जवाब नहीं देना है। अनिरुद्ध फ्लटी टोन, आरुषि अब ये कॉलेज का नाम लेकर सवाल से बचने की कोशिश मत करो, तुमने खुद कहा है अपनी उसे हालत में जहां पर ना तुम ठीक से होश में थी और ना ही बेहोश थी, तुम खुद कह रही थी कि अनिरुद्ध क्या मैं फिर से सपना देख रही हूँ? तुम मेरे सपने में आई थी, हमें दूसरे को पैसे ऐड कैसे कर रहे थे? वैसे उसके बाद भी कुछ हुआ था क्या? क्या मैं कुछ और किया था? आरुषि स्पीचलेस हो जाती है, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना सपना अनिरुद्ध के सामने कैसे बोल दिया। अनिरुद्ध आरुषि के पेट पर धीरे से हाथ रखता है और उसे बहुत ही स्पीडली खिलाते हुए कहता है, क्या हुआ आरुषि, जवाब दो।
आरुषि की बढ़ी हुई धड़कनें और बढ़ जाती है, उसके सांसें गहरी होने लगती है। हिचकिचाते हो वह कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, शायद मैं बेहोशी की हालत में थी तो कुछ भी बोले जा रही थी, मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। और अपना हाथ पोस अनिरुद्ध सेडिक्टिव मेरा हाथ। आरुषि नर्वस अनिरुद्ध प्लीज दूर हो जाओ, मुझे कॉलेज जाना है और नाश्ता भी। नाश्ता का नाम सुनते हैं अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि से कहता है, आरुषि तुम्हें नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अनिरुद्ध राणा के यहाँ नौकरों की कमी नहीं है कि तुम नाश्ता बनाओगी, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे साथ जो की है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, और मैं नहीं चाहता तुम इन सब काम में पड़ो। आरुषि अनिरुद्ध वह तुम्हारे परिवार वाले हैं, उनके लिए ऐसा मत कहो, उनका जो भी है मुझसे है, तुम हमसे क्यों मेरे लिए। आरुषि अपनी बात पूरी करती है तभी अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि के ऊपर से हटकर बेड से उतरते हुए कहता है, आरुषि यहाँ पर मेरा और उनका कुछ नहीं है, जितने वह मेरे इम्पोर्टेंट है तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। भले ही शादी एक शर्त और एक बदले के लिए हुई थी, लेकिन यह शादी हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे परिवार में रिवाज नहीं है किसी तलाक का। ये रिश्ता जैसा भी है, अच्छा बुरा, बिना प्यार का बिना ट्रस्ट का ये रिश्ता है और हमेशा रहेगा, और मैं अपने घर में किसी तरह की बदतमीजी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ उसके कारण एक दो दिन हमारे बीच में तनाव रहेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, यही होता है परिवार। पहले मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद में नहा लेना। तारांकन माया, रोहित और मधु देवी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और कल जो कुछ हुआ उसी के बारे में बात कर रही थे। माया, कल पूरी रात मेरी यही सोचने में निकल गई कि अनिरुद्ध भैया ने आरुषि के लिए, जिसे आए हुए 10 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, हमें सुनाया जो पहले कभी नहीं हुआ, वह इस आरुषि के आने के बाद हो गया। आर्यन को थप्पड़ मारा, मुझे कहा कि अगर मैं बदतमीजी से फिर से आरुषि से बात की तो वह मुझे दिल्ली भेज देंगे रोहित के साथ, और तो और कितना गुस्सा किया, ऐसा कैसे हो सकता है माँ, आखिर भैया 10 दिन में कैसे चेंज हो सकते हैं। कल लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे अनुरोध भैया है, ऐसे लग रहा था कि कोई और है। सच में गुलाम वह आरुषि को बनाकर लाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुलाम वह खुद हो, कहीं आरुषि के। आरुषि ने 10 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया है भैया पर। मधु देवी सीरियस, माया की हर आदमी का स्वभाव होता है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन शादी होने के बाद, पत्नी आ जाने के बाद उसमें बदलाव आता ही है, जो अनिरुद्ध में भी हुआ है। भले यह शादी एक बदले के कारण हुई थी, भले ही अनिरुद्ध के दिल में उसे वक्त आरुषि के लिए नफरत थी, लेकिन अब शायद वह नफरत नहीं है, उसकी पत्नी है। वह पति पत्नी एक कमरे में साथ रहते हैं, साथ सोते हैं, इतनी तो भावनाएं घर में पलने वाले जानवर से भी हो जाते हैं, ये तो फिर भी इंसान है। रोहित लेकिन फिर भी यह जो कल अनिरुद्ध था ये बहुत अलग था, ऐसे लग रहा था जैसे अगर कल उसको कुछ हो जाता ना तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ना। कल देखा था मैंने उसकी आंखों में, कितना गुस्सा था, उतनी तकलीफ भी थी। मुझे तो यही लग रहा है कि उसे आरुषि से प्यार हो गया है। मधु देवी क्या बात कर रहे रोहित, हम यह जरूर मान सकते हैं कि उसे आरुषि की फिक्र होने लगी है, क्योंकि उसका पति है, और यह बात हम जानते हैं कि जिससे वह अपने परिवार का हिस्सा मानता है उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। ये प्यार प्यार अनिरुद्ध के बस की बात नहीं है, बल्कि उसे तुम इन सब से चिढ़ है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो उसके बच्चे की माँ भी बन जाएगी, तब भी अनिरुद्ध के दिल में ही प्यार की भावना नहीं होगी। माया, माँ आप इन सब बातों को छोड़िए ना, आप ये बताए कि अब हम उससे दब कर रहेंगे। भैया ना तो कह दिया वह मेरी हैसियत के बराबर है, तो क्या अब हम उसके सामने सर झुका के रहेंगे। मुझे तो साफ धमकी मिली है कि अगर पहले कुछ भी उससे कहा तो मुझे यहाँ से भेज देंगे, और मुझे लग भी रहा है कि भैया सब कर सकते हैं। मधु देवी वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, मानते हैं आरुषि पत्नी है, लेकिन तुम उसकी बहन हो। वह सब उसने गुस्से में कह दिया, लेकिन फिर भी अभी हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा अपना व्यवहार बदलना होगा। आरुषि के लिए, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन करना होगा। अनिरुद्ध की नज़रों में हमें अच्छा बना होगा, इसलिए जितना होगा कि हमें आरुषि से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें एहसास हो गया है कि हमने गलती की है। धीरे धीरे घुलना होगा, और एक मौका जहां पर इन दोनों का रिश्ता खत्म, मैं अपनी बेटी को उस लड़की से आज़ाद कर दूंगी। मैं इस लड़की को अपनी बेटी की जिंदगी में अब नहीं रहने दे सकती। रोहित तू क्या आप खुद अपनी बेटी का घर तोड़ेंगे। अनिरुद्ध जिसके लिए हम सबसे लड़ गया, आपको लगता है कि वह आरुषि को छोड़ देगा। जानते हैं ना, ये तलाक की परंपरा को अनिरुद्ध नहीं मानता।
मधु देवी, जब उसने आपसे शादी की थी तब मुझे ये जरूर था कि किसी सड़क से उठे लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन मुझे लगा था कि यह लड़की घर में एक समान की तरह रहेगी जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन जिस तरह से इस लड़की ने अपने रंग दिखाए हैं, कहीं ना कहीं इसलिए मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है। और कल का बहुत दिन जब सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि अगर ये लड़की रही तो हमें हमारे अनिरुद्ध से पूरी तरह से दूर कर सकती है, हमें हमारा घर तोड़ सकती है, जो मैं नहीं होने दूंगी। माया, तो क्या सोचा है आपने, क्या करने वाले हैं आप? मधु देवी, अभी तो सिर्फ अच्छे बनने का नाटक करना है, प्यारी बहू करना है और फिर धीरे धीरे अनिरुद्ध के मन में शक डालना है, क्योंकि शक ही है जो इस रिश्ते को तोड़ सकता है। और हाँ, कल जो है उसके बाद आर्यन घर से चला गया है, कुछ दिनों अपने दोस्तों के साथ रहे वही बेहतर है, उसके बाद समझा बूझकर उसे घर लेकर आना और उसे भी यह सब बता देना, जवान खून है, कहीं कुछ गलती ना कर दे। उस लड़की के चक्कर में मैं नहीं चाहती मेरे दोनों बेटों के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, क्योंकि है तो आर्यन भी अनिरुद्ध का भाई, जो खून उसमें है वही खून आर्यन में भी है, ऐसा ना हो उसे लड़की के चक्कर में मेरे परिवार का नाश हो जाए। माया, डोंट ती वरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तो कुछ भी करके आरुषि को इस घर से बाहर निकाल कर फेंकना है, और मजा तो तब आएगा जब अनिरुद्ध भैया खुद ही से हाथ पकड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकलेंगे। एपिसोड 39, आर यू चैलेंजिंग माई मैस्कुलिनिटी? अभी जो कुछ अनिरुद्ध कह कर गया, आरुषि उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे बाथरूम से एक जोर से आवाज आती है। आरुषि दौड़कर बाथरूम में जाती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध जमीन पर गिरा हुआ है और उसके चेहरे पर तकलीफ नजर आ रही है। वो जोर की धड़ाम की आवाज किसी और की नहीं, अनिरुद्ध के गिरने की थी। आरुषि परेशान, अनिरुद्ध ये क्या हुआ? अनिरुद्ध दर्द से करहाते हुए कहता है। आरुषि तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं गिर गया हूँ, तुम्हें कैसे सवाल कर रही हो? आओ मेरी मदद करो, मैं खुद से नहीं उठ पा रहा हूँ, मेरा ये राइट हैंड मूव नहीं हो रहा है। आरुषि अनिरुद्ध का लेफ्ट हैंड पकड़कर उसे उठाने में मदद करती है। अनिरुद्ध और आरुषि कमरे में पहुंचते हैं। अनिरुद्ध बेड पर बैठता है, आरुष की उसके कमर के पीछे तकिया लगती है। वो महसूस कर रही थी कि अनिरुद्ध को कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। आरुषि, अनिरुद्ध बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर एक सीरियस टोन में कहता है। आरुषि, बहुत दर्द हो रहा है, अब गिरा हूं तो दर्द होगा ही ना। आरुषि, ओके सॉरी। अनिरुद्ध अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए आरुषि को मोबाइल देने के लिए कहता है, उसके बाद वो डॉक्टर का कॉल करता है। अनिरुद्ध का फैमिली डॉक्टर, जिससे ही अनिरुद्ध हमेशा उसी से अपना ट्रीटमेंट लेता है, वह राणा विला पहुंचते हैं। मधुमाया रोहित लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और अचानक से डॉक्टर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। मधु देवी, डा माधव, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? डॉक्टर माधव मधु देवी को हैरान होते हुए देखकर कहता है। श्रीमती मधु देवी जी, आपको नहीं पता मुझे अनिरुद्ध का कौन आया था? उसने मुझे बताया है कि सुबह नहाते वक्त वह बाथरूम में फिसल गया, उसके राइट शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है, उसी को देखने के लिए मैं आया हूँ। माया, मधु देवी, रोहित सभी हैरान रह जाते हैं कि अनिरुद्ध को चोट लगी है और उन्हें खबर तक नहीं मिली। डॉक्टर के साथ साथ वह भी अनिरुद्ध के कमरे में पहुंचते हैं। मधु देवी अनिरुद्ध के पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ रख कर रहती है। ये तू कैसे गिर गया, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना, ज्यादा दर्द हो रहा है? अनिरुद्ध, सीरियस नहीं माँ, इतनी चोट नहीं आई है, लेकिन इस राइट कंधे में दर्द हो रहा है, इसी पर गिरते वक्त मेरा ज्यादा जोर चला गया। डॉक्टर माधव आगे बढ़ते हुए कहते हैं। मैं अनिरुद्ध को देख लूं? मधु देवी, बिल्कुल। इतना कहने के बाद घर के सभी सदस्य पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध को बताता है। फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है, मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, सब कुछ सही है। मैं दवाई लिख देता हूँ, एक तेल लिख देता हूँ जिसकी आप सुबह शाम मसाज करना, और मसाज से पहले आप कोल्ड पैक लेकर अपनी राइट कंधे को सेकना, बस 2 दिन के लिए करना है, एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर की यह बताने के बाद कि अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों के चेहरे पर एक शांति आती है। रोहित डॉक्टर को घर के बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है।
कमरे में होते हैं मधु देवी, माया और आरुषि। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद में अनिरुद्ध की माया से और मधु देवी से एक बार भी ना बात हुई है और ना ही कोई मुलाकात हुई है। हालांकि उन्होंने आरुषि के साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो, लेकिन आरुषि कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण अनिरुद्ध के परिवार के साथ उसका रिश्ता खराब हो, इसलिए एक दूसरे से बात करने के लिए आरुषि उन्हें वक्त देना चाहती है और इसीलिए आरुषि कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है तभी मधु देवी आरुषि को रोकते हुए कहते हैं, रुको आरुषि, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ होना भी जरूरी है। लौटकर वापस आओ। मधु देवी के कहने पर आरुषि उनके पास पहुंचती है। मधु देवी आरुषि का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लाकर कहती है, आरुषि, इन 5 दिनों में हमें तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। आरुषि शॉक्ड, यह आप क्या कहा रही हैं? वो माया जानती थी कि इस कमरे में अब जो होने वाला है वह सब नाटक है, अनिरुद्ध को ये दिखाने के लिए कि अब उन्हें आरुषि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिरुद्ध के दिल और दिमाग में यह बात डालना कि उन्होंने भी आरुषि को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद असली खेल तब होगा जब अनिरुद्ध को यह एहसास होगा कि उसके परिवार ने तो आरुषि को अपना दिया लेकिन आरुषि ने अब तक नहीं अपना पाए। और मधु देवी की नाटक में शामिल होते हुए माया आगे बढ़कर आरुषि से इमोशनल टोन में कहती है, आरुषि प्लीज माँ को कहने दो, क्योंकि माफी मांगना हमारा हक बनता है। आरुषि, हमारे मन में तुम्हारे लिए गुस्सा था क्योंकि तुम आर्यन को जेल भेजना चाहती थी। तुम्हारी भाई के साथ शादी हुई, हमें यही लगता था कि शादी का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावे की और बदले की शादी है। लेकिन कल इस तरह से भाई ने तुम्हारा साथ दिया, पहली बार उन्होंने हमसे लड़ाई की, इससे हमें एहसास हुआ कि तुम भाई के लिए कितनी खास हो। जितनी हम उनके लिए हैं उतनी तुम भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई हो, और जो भाई के लिए इम्पोर्टेंट है हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। इसलिए मैं माँ और रोहित की तरफ से माफी मांगती हूँ, हमें माफ करके तुम हमें अपना बना लो जैसे तुमने भाई को अपना बनाया है। आरुषि और अनिरुद्ध एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आरुषि को सच में लग रहा था कि यह लोग दिल से माफी मांग रहे हैं और इसलिए वह तुरंत उन्हें माफ करते हुए कहती है, मैं समझती हूँ जिस तरह से मैं इस घर में आई, जिस कारण से आए, आपका मुझे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था और शायद मेरा भी, लेकिन आप आज जो बोल रही है मुझे उसे पर विश्वास है। जो हुआ उसे भूल जाए, एक नई शुरुआत करते हैं आज से। मधु देवी माया के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद आरुषि, सच में 10 दिनों में हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा, हमने 5 दिनों में तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, सेकंड नहीं लगे हमें माफ करने में। अनिरुद्ध की तरफ देखकर, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा इस लड़की के लिए इतना क्यों लड़ गया, क्योंकि उसके साफ दिल को इसलिए सबसे पहले देख लिया जो हम नहीं देख पाए। अनिरुद्ध, तुम भी हमें। मधु देवी आगे कुछ कहती तभी अनिरुद्ध ने रोकते हुए कहता है, माँ, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप सब कुछ सही हो गया है, मुझे भी माफ करना, क्योंकि मैं भी बहुत चिल्लाया था और माया से ऐसी बातें कही थी माया की तरफ देखकर, लेकिन तुम जानती हो कितना प्यार करता है तुम्हें, वह खुद से कभी दूर नहीं कर सकता। अनिरुद्ध के इतना कहते ही माया अनिरुद्ध से लिपटकर रोने लगती है। अनिरुद्ध भी इमोशनल हो रहा था। आरुषि फील कर रही थी कि वह अपने आप को जितना हार्टलेस दिखता है उतना है नहीं। तारांकन। सभी के जाने के बाद अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो इन 2 दिन तुम्हें मुझे बहुत संभाल है आरुषि, क्योंकि मेरा राइट हैंड तो आप उतना कम नहीं कर सकता, अब तुम्हें मेरे सारे काम करने हैं। आरुषि, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन इसमें इतनी मुस्कुराने की क्या जरूरत है? अनिरुद्ध, क्या तुम्हें मेरा मुस्कुराना पसंद नहीं है? सीरियस? आरुषि, ऐसी बात नहीं है। अनिरुद्ध आरुषि को अपने करीब कर उसकी कमर में हाथ डालता है। आरुषि नर्वस अनिरुद्ध का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना हाथ हटाओ और मुझे ये बताओ कि क्या करना है, मतलब तुम्हारे लिए काफी लेकर आनी है या तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आने हैं? अनिरुद्ध, फ्लर्टी टोन, तुम्हें नहलाना है मुझे। आरुषि, शॉक्ड, ये तुम क्या बोल रहे हो? अनिरुद्ध,
आरुषि, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? मैं नहाने जा रहा था और मैं गिर पड़ा तो मुझे नहाना है, लेकिन मैं अपने शोल्डर को इतना मूव नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे मना कर रही हो। मैं अपनी अब तक वह शर्ट भूल नहीं हूँ, याद है ना मैंने क्या कहा था तुमसे? अगर तुमने मुझे मेरे काम के लिए कभी भी मना किया, कि मुझे किसी भी चीज के लिए मना किया, तो मैं हूँ अपनी शर्ट भूल जाऊंगा और हमारे बीच में वह हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। आरुषि, शॉक्ड, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा हाथ में नहीं कर रहा है, लेकिन तुम वह सब कर सकते हो। अनिरुद्ध, इस समय तुम कुछ भी। आरुषि अपनी बात पूरी कहती उससे पहले अनिरुद्ध आरुषि की गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर उसके होठों की तरफ सेडिक्टिव नजरों से देखकर बाद में उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे चैलेंज कर रही हो आरुषि? तुम मेरी मर्दानगी की कुछ चैलेंज कर रही हो? आरुषि, मुझे वह सब करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और ये दर्द तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हाँ तो करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। और शायद दर्द फिर तुम्हें भी होगा, शायद थोड़ा ज्यादा। समझ रही हो ना तो मैं क्या कह रहा हूँ, या फिर एक्सप्लेन करना होगा प्रैक्टिकली? अनिरुद्ध की सिलेक्टिव बातों को सुनकर आरुषि शॉक्ड और नर्वस हो जाती है, और वह हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध का हाथ अपनी गर्दन और कमर से हटाकर उसे दूर हटाते हुए कहती है, मैं कोई चैलेंज नहीं दे रही हूँ। उसके बारे में बात करना बंद करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें नहलाने में मदद करती हूँ, तो उठकर चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता ही। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बहुत बाथरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद आरुषि सार्कास्टिक वे में कहती, वैसे तो इससे कोई काम नहीं होगा, इसका हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन उसे बारे में एक्साइटेड हो जाता है। इसे समझना बहुत मुश्किल है। आरुषि वॉशरूम में पहुंचती है। अनिरुद्ध पहले से ही बाथटब में बैठ गया था और वह अपने एक हाथ से अपने बालों को धो रहा था। आरुषि अनिरुद्ध के कपड़े साइड में रखती हैं, और जैसे ही वह बाथटब में अपना पहला पैर रखती है, तभी अनिरुद्ध आरुषि को रोकते हुए कहता है, तुम्हें क्या कर रही हो? सीरियस टोन। अनिरुद्ध की बात आरुषि को कुछ समझ में नहीं आती। जो पहले हो चुका है वही याद आता है कि जब पहली बार अनिरुद्ध ने उसे नहलाने की डिमांड की थी, तो उसने आरुषि का हाथ पकड़कर उसे बात में बिठा लिया था, और आरुषि को यही लग रहा था कि आज भी उसे ऐसा ही करना है, और वही एक्सप्लेन करते हुए कहती है, ऐसे ही तो नहलाना है ना मुझे तुम्हें? पिछली बार भी तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहलाया था, तुमने कहा था ना कि बाहर से तुम ठीक से नहीं नहा पा रहे थे। आरुषि की बात पर अनिरुद्ध को भी याद आता है, और वह उससे सॉफ्ट टोन कहता है, वह वक्त अलग था, आज कुछ अलग है। तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे बाहर से ही हेलो। वैसे भी कल तुम 3 घंटे तक बारिश में भीगती रही, वह तो अच्छी बात है कि तुम्हें बुखार नहीं आया, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें बहुत हाई फीवर होगा, और मैं फिर से तुम इसमें बिठाकर नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी लगे, इसलिए बाहर से करो। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और यह पहली बार था जब आयुषी हनुमत के कारण मुस्कुराई थी, और इसी कोई मुस्कुराते हुए देखकर अनिरुद्ध उसकी खूबसूरती में खो जाता है। जिस तरह से मेरे तुझे देख रहा था, उसे आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। कुछ सेकंड दो उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती, वह बस एक दूसरे को आंखों में देखे जा रहे थे। एपिसोड 40 सेंशुअल मोमेंट बिटवीन अनिरुद्ध एंड आरुषि। राणा परिवार में अब वह हो रहा है जो सालों पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो अनिरुद्ध ने अपने ही परिवार से लड़ाई की, और आज मधु देवी और माया ने किसी से माफी मांगी, जिनके सर दूसरों के सामने कभी नहीं झुके। आज उन्होंने आरुषि से माफी मांगी, और इसी बात का गुस्सा मधु देवी और माया को था। अनिरुद्ध को दिखाने के लिए उन्होंने उसके सामने बड़ी बड़ी बातें तो कही थी, लेकिन उसे दिखावे के लिए जो उन्हें करना पड़ा उसे पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। माया, गुस्से से, मुझे यकीन नहीं हो रहा मम्मी, लेकिन मैंने उसे आरुषि से माफी मांगी, एक लड़की जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, जो हमारे घर पर नौकर बनने के लायक नहीं है, मैंने उससे माफी मांगी। इस इंसल्ट को कैसे सहन करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मधु देवी, गुस्से से, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है माया, मैं तुम्हें पता नहीं सकती। मधु देवी राणा खानदान की बड़ी बहू, महेश प्रताप राणा की पत्नी, आज उसको कुली की लड़की, उसे सड़क छाप लड़की से माफी मांगी। छोटा मोटा रोना पड़ा सिर्फ अपने बेटे के लिए, ताकि उसे एहसास हो जाए कि हम उसकी पत्नी के दुश्मन नहीं है। लेकिन आज जो तुमने माफी मांगी है ना, इसका अंजाम उसे आरुषि को भुगतना पड़ेगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। 10 दिन आए नहीं हुए और मेरे बेटे को मेरे परिवार के खिलाफ कर दिया। क्या पता कुछ दिनों बाद वो अनिरुद्ध की और कान भरते और हम इस घर से बाहर निकलवा दे।
माया, मम्मी को कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वैसे आपने क्या सोचा है, हम आगे क्या करने वाले हैं? मधु देवी, फिलहाल तो हमें कुछ दिन खामोश रहना है और उसे आरुषि और अनिरुद्ध के सामने ऐसे रहना है जैसे कि हमारे दिल में अब आरुषि के लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन इतना भी ओवर स्वीट में बन जाना तुम कि अनिरुद्ध समझ जाए और फिर हम अनिरुद्ध के मन में शक डालना शुरू करेंगे। और वह क्या होगा हम तभी देखेंगे जब हमें वह मौका मिलेगा। अभी से हम कुछ भी नहीं सोच सकते, इसलिए कुछ दिन तो बस शांत रहो। माया, माँ कुछ ही दिन की बात करना, ऐसा ना हो कि मुंह के इंतजार में वह इस घर पर हक जमा ले और हम घर से बाहर निकल जाए। माया और मधु देवी की बातें बाहर खड़ा रोहित सुन रहा था और उनकी बातें सुनकर अपने मन में वह खुश होते हुए कहता है, क्या बात है। तो मतलब राणा परिवार में दरार आना शुरू हो गई। आरुषि के कारण सासू माँ और माया अनिरुद्ध के खिलाफ भी जा सकती है। जब घर के अंदर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो उसे घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। यह मेरे पास अच्छा मौका है, इन्हें आरुषि के साथ साथ अनिरुद्ध के भी खिलाफ करना होगा। यह मेरा साथ देंगे और फिर ऐसा वक्त आएगा जब अनिरुद्ध की सारी संपत्ति पर मेरा नाम होगा और मैं बन जाऊंगा राणा वसीयत का मालिक। एविल स्माइल। तारांकन। नहाने के बाद अनिरुद्ध बाथटब से बाहर आ रहा था। आरुषि ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही अनिरुद्ध अपने दोनों पैर बाथटब के बाहर रखता है, अचानक से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। आरुषि पैनिक हो जाती है कि कहीं फिर से ना गिर जाए, इसलिए वह अनिरुद्ध अपनी बाहों में पकड़ लेती है बहुत टाइट से। आरुषि के इस जेस्चर पर अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुरा जाता है। आरुषि अनिरुद्ध की तरफ देखती है और उसकी मुस्कुराहट देखकर वो तुरंत अनिरुद्ध से पीछे हट जाती है। फ्लर्टी नजरों से आरुषि को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और आरुषि अनिरुद्ध की उन नजरों से नर्वस हो जाती है और वह अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, तुम कपड़े पहन लो, वहां साइड में रखे हुए हैं, और जल्दी बाहर आ जाओ। अनिरुद्ध एक नजर अपने कपड़ों की तरफ देखा है और उसके बाद आरुषि को देखते हुए सिलेक्टिवली कहता है, क्यों कपड़े तुम नहीं पहनाओगी? आरुषि, शॉक्ड, क्या कहा मैं और तुम्हें कपड़े पहना हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक हाथ सही है, मैं चलती हूँ, तुम कपड़े पहन कर आ जाओ। नर्वस क्योंकि अनिरुद्ध इतना अनप्रिडिक्टेबल है, आरुषि को लगता है कि सच में वह ये करवा भी सकता है। भले ही आरुषि का अनिरुद्ध के लिए बिहेवियर और उसमें के मन के इमोशन चेंज हुए हैं, लेकिन अभी भी वह इतनी ओपन नहीं है कि वह ये सब करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए वह तुरंत कमरे से चली जाती है। अनेक के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है, जैसे आरुषि घबराकर एक छोटे बच्चों की तरह भागी। तारांकन। कुछ देर बाद अनिरुद्ध शर्टलेस बाहर आता है। बेड शर्ट उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। आरुषि, नर्वस, ये तुम्हें शर्ट क्यों नहीं पहनी? अनिरुद्ध आरुषि को एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, आरुषि, मेरा राइट हैंड मुझे ठीक से उठ नहीं रहा है, मैं इसके बटन कैसे लगता, पेंट तो जैसे मैं पहन ली। अनुरोध की बात सुनने के बाद आरुषि जैसे ही मुड़कर जाने लगते हैं, अनिरुद्ध आरुषि के साड़ी के पल्लू को खींचते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगा मेरी बात खत्म हो गई? आरुषि, वो मैं आइस पैक लेने जा रही थी, डॉक्टर ने कहा था ना कि तेल मालिश से पहले तुम्हारे कंधे की बर्फ से सिकाई करनी है। धीमे अपना कर हिलता है और आरुषि के साड़ी के पल्लू को छोड़ देता है। आरुषि कमरे से बाहर चली जाती है। अनिरुद्ध उसके चेहरे पर एक अलग से रिलैक्स था। जिस तरह से आरुषि उसकी केयर कर रही थी और वह भी फील कर रहा था कि यह केयर जेन्युइन है, वह जबरदस्ती ये किसी डर के कारण नहीं कर रही है, उसे सच में अनिरुद्ध की परवाह हो रही है, जो उसके लिए काफी था। अनिरुद्ध पेट के बल लेटा हुआ था और आरुषि उसके कंधे की बर्फ से काफी देर से शिकायत कर रही थी। जब बर्फ का टुकड़ा छोटा सा रह गया था तो उसे टेबल पर रखते हुए आरुषि कहती है, काफी है, अब मैं कुछ देर बाद इस पर तेल लगा दूंगी और उसके बाद तुम ऑफिस जा सकती हो। आरुषि उठकर जाने के लिए जैसे आगे बढ़ती है, तभी अनिरुद्ध आरुषि से कहता है, जाने से पहले मुझे उठाने में मदद तो करो। आरुषि, अरे हाँ। आरुषि अनिरुद्ध की मदद करती है उसे बिठाने में। उसके बाद आरुषि जैसी उठकर जाने लगती है, अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से खींचता है। आरुषि अनिरुद्ध की चेस्ट पर जाकर गिरती है। आरुषि के दोनों हाथ अनिरुद्ध के चेस्ट पर होते हैं। उन दोनों में एक बार फिर से करीबी होती है। आरुषि हैरान होते हुए अनिरुद्ध की आंखों में देख रहे होते हैं और अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए आरुषि के आंखों में देख रहा है। अनिरुद्ध आरुषि की कमर को मुट्ठी बंद करके पकड़ रखा था,
क्यों उसे बंद मुट्ठी में उसने उसे बर्फ के टुकड़े को पकड़ रखा था जो आरुषि ने कुछ देर पहले टेबल पर रख दिया था। आरुषि अनिरुद्ध से पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे तेल मालिश भी करनी है, तुम्हें क्या मिलता है मुझे ऐसे परेशान करके। अनिरुद्ध अपने मुट्ठी को खोलता है और उसे बर्फ के टुकड़े को आरुषि की कमर पर धीरे धीरे फिराते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगता है अपनी पत्नी को ही टीज करना। जब आरुषि अपनी कमर पर ठंडी बर्फ का एहसास करती है तो एकदम से सन्न रह जाती है। वह अपने आप को अनिरुद्ध से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध की बाहों से भले आरुषि के बिना मर्जी के कैसे जा सकती है। वह बर्फ का छोटा सा टुकड़ा अनिरुद्ध आरुषि के पूरी बैक पर फिर आ रहा था, जिसके कारण उसकी कमर ठंडी बर्फ के कारण भीग गई थी। पहले तो अनिरुद्ध ने मजाक में आरुषि को टीज करने के लिए उसे बर्फ के टुकड़े को उसके बैक पर फिरा रहा था, लेकिन उससे आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसकी तेज सांसों को देखकर अनिरुद्ध की वह टीजिंग एक्सप्रेशन खत्म हो गए थे और उसके चेहरे पर सेंसुअल आ गई थी, जैसे वह आरुषि की चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल होने लगा था। वह बर्फ का टुकड़ा और भी ज्यादा छोटा हो गया था और उसे अनिरुद्ध आरुषि की गर्दन पर फिराकर उसके चेहरे की तरफ लेकर जाता है और छोटे से टुकड़े को अनिरुद्ध उसके पूरे चेहरे पर घूमता है। आरुषि की सांस और भी ज्यादा तेज और गहरी हो गई थी, जिसे अनिरुद्ध अच्छी तरह से देख रहा था और मैं उसकी गहरी सांस से अनुरोध को अपना दीवाना बना रही थी। वह बहुत ही सेंसुअली नजरों से आरुषि को देख रहा होता है और बर्फ का टुकड़ा जब आरुषि के होठों तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल पानी बन जाता है। आरुषि के होठों से पानी की बूंदें डायमंड की तरह को दिखाई दे रही थी और उसके बाद वह पानी की बूंदें उसके गर्दन से होकर उसके कपड़ों के अंदर जाने लगती है। आरुषि फील कर रही थी कि अनिरुद्ध फिर से उन्हें नजरों से उसे देख रहा है, जहां पर वह अपने होश खो देता है और उनके बीच में एक इंटेंस मोमेंट होता है। आरुषि अनिरुद्ध से नजरें नहीं मिल पा रही थी। उसकी नजरें उसने झुका रखी थी, लेकिन जैसे ही आरुषि अपनी नजरें उठाकर वह अनिरुद्ध को देखती है, उसी पल अनिरुद्ध अपने होठों को आरुषि के होठों पर रख देता है। वह अपने हाथ को आरुषि के सर के पीछे रखता है, अपनी आंखें को बंद करके आरुषि होठों को फील करते हुए उसे चूमना लगता है। कुछ सेकंड के लिए तो आरुषि को समझ नहीं आता कि मैं क्या करे, लेकिन जिस तरह से अनिरुद्ध उसे चूम रहा था उसे आरुषि भी पहली बार अपने ऊपर से कंट्रोल खो रही थी, क्योंकि आज उसे कोई डर नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। आज वह उस किस में एक पैशनेट फीलिंग को महसूस कर रही थी। आरुषि भी अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करती है। वह अपने हाथ को अनिरुद्ध के गले के पीछे लेकर जाती है और वह उसके बालों में हाथ डालकर अनिरुद्ध को चूमने लगती है कि आरुषि भी उसे किस बैक कर रही है। इससे अनिरुद्ध और ज्यादा हाइपर हो जाता है और अनिरुद्ध आरुषि को और ज्यादा पैशनेटली चूमने लगती है। अनिरुद्ध आरुषि के बीच में एक बहुत ही लंबी देर तक काफी पैशनेट किस होती है। तारांकन। रात के 8 बजे आरुषि अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी हुई थी और वह अपने आप को गौर से देखते हुए अपने होठों को छू रही थी। भले ही अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में पहले भी किस हो चुकी है, लेकिन आज जो उसने एहसास किया वह उसके लिए बहुत डिफरेंट था। अनिरुद्ध और आरुषि की फर्स्ट किस में अनिरुद्ध में इमोशन थे, लेकिन आरुषि से जबरदस्ती उसे किस कर रही थी क्योंकि अनिरुद्ध चाहता था। लेकिन आज आरुषि खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाए और वह भी अनिरुद्ध को उतने ही पैशनेट होकर किस कर रही थी जितना अनिरुद्ध उसे कर रहा था। आरुषि, यह मुझे आज क्या हो गया था, आज ऐसे लगा जैसे मैं अपनी होश में ही नहीं थी। अनिरुद्ध मुझे किस करने लगा तो मैंने उसे अपने आप को दूर नहीं किया बल्कि उसे किस करने दिया। उसका मुझे इस तरह छोड़ने पर मुझे गंदा नहीं लगा, बल्कि मैं खुद अपने होश खो गई थी कि मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाए और मैं भी उसे पूरे पैशनेटली होकर चूमने लगे। मुझे ऐसे लगा कि मैं भी यही चाहती हूँ। यह अचानक से मुझे क्या हो रहा है, जहाँ पहले मुझे उसका छूना पसंद नहीं आता था, वो मेरे करीब आ जाए तो मैं डर जाती थी। उसके आसपास रहने से, उसकी मौजूदगी से भी मुझे नफरत होती थी। आज उसे इंसान को मैं अपने आप आगे बढ़कर किस कर रही थी। अचानक से ये सब कैसे हो रहा है। मुझे उसका छूना भी बुरा नहीं लग रहा। मेरे करीब आता है तो मेरे दिल की धड़कन है जरूर बढ़ती है, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता। वह मुझे छेड़ता है तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। उसकी बात पर आज मैं मुस्कुराई। वह मुझे पहले देखा था तुम्हें घबरा जाती थी, डर कर कांपने लगती थी, लेकिन आज जो उसने मुझे देखा है तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है।
रात के बाद मुझे क्या हो गया है अचानक से अनिरुद्ध, मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा क्या बदला है जिससे मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।